आचार्य पद्मप्रिया जी और आचार्य जयशंकर बाबू जी, विभाग के शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस व्याख्यान माला के दूसरे सत्र में आप सभी का अभिवादन करता हूं। आवाज वगैरह साफ आ रही है? हाँ जी, तो ठीक है ना? हाँ चलिए। जैसे कि पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने भारतीय साहित्य को समझने के लिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता और समाज पर थोड़ा सा ध्यान दिया है, और जिससे कि इस बात का बोध हुआ है कि भारतीयता वास्तव में बहुलता का पर्याय है। चाहे वह जो भाषा की दृष्टि से हो, या राष्ट्रीयता की दृष्टि से, या सांस्कृतिकता जातीयता हो, या धर्मों की दृष्टि से हो, या भाषाओं की दृष्टि से, मतों और विचारों की दृष्टि से हो, वो किसी भी दृष्टि से यदि लिया जाए तो भारतीयता बहुलता का पर्याय सिद्ध होती है। लेकिन ये बहुलता वह जो बाह्य रूप में हमें बहुलता दिखती है, ये बहुलता बहुलता के मूल में एक पृथकता का अस्तित्व रहा है, और इसीलिए इस बहुलता को जानने के लिए हमें उस पृथकता की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मानव समाज से भाषा का अस्तित्व है और भाषाओं से साहित्य का अस्तित्व है, ठीक। और न केवल साहित्य का, बल्कि मानव समाज से भाषाओं के साथ साथ संस्कृति का, सभ्यता का भी अस्तित्व है, और समाज की संस्कृति और सभ्यता ही साहित्य में अभिव्यंजित होती है। और इसीलिए किसी भी देश के साहित्य को उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता और उस देश के समाज का प्रतिबिंब माना जाता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय भाषाओं में, या विचारों के स्तर पर, मतों के स्तर पर, या दार्शनिकता के स्तर पर हो, या क्षेत्रीयता के स्तर पर हो, या संप्रदायों, वर्णों और वर्गों के स्तर की बात करें, या जातीयता की बात करें, तो इसमें जो बहुलता है, ये बहुलता अपने मूल में एक पृथकता को लिए हुए है। और इस पृथकता का यदि भाषिक संदर्भ में हम अगर अध्ययन करें तो इस बात का बोध होता है कि लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास तमिल से मलयालम अलग हुई है, तो वहीं 11वीं और 12वीं शताब्दी में हम तेलुगु और कन्नड़ को अलग होते हुए देखते हैं। तो इसी तरह 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास गुजराती और राजस्थानी अलग हुई है। तो इस तरह भारतीय समाज में लगभग 4600 35 समुदाय मिलते हमें, और कुल 12 भाषा परिवारों का अस्तित्व, और इसमें लगभग 325 भाषाएं प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात 12 परिवारों की 325 भाषाएं भारतीय समाज में प्रयोग में लाई जाती है, और भारतीय समाज में 4635 समुदाय। तो ऐसे बहुलता को लिए हुए जो संस्कृति विकसित हुई है, या जिसकी राष्ट्रीयता विकसित हुई है, उसको समझना जरूरी है, भारतीय साहित्य को समझना। चाहे यदि हम ऐतिहासिक संपर्क की बात करें या द्विभाषिकता के कारण ही क्यों ना हो, रचनात्मकता के स्तर पर भारतीय साहित्य में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन अर्थ के स्तर पर एक रूपता पाई जाती है। इसका मूल कारण है भारतीय समाज की जातीय एकता। और जातीय इतिहास का यदि हम अध्ययन करते हैं, या भारतीय समाज की सामाजिक चेतना को देखते हैं, या सांस्कृतिक मूल्यों को देखते हैं, या साहित्यिक संवेदनाओं के संदर्भ में जब विभिन्न भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उन भाषाओं के साहित्य में हमें रूप के स्तर पर, अर्थात फॉर्म के स्तर पर एक रूपता मिलती है, लेकिन आप जानते हैं कि अर्थ के स्तर पर, जहां अर्थात रूप और अर्थ के स्तर पर एक भिन्नता दिखाई देती है, जहां भाषाओं के स्तर पर अनेकता को खंडित करने वाली है। इसी दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय जो साहित्य का जो स्वरूप है, हमारे सामने 4 रूपों में आता है, और इसमें मैं एक 5वां रूप भी जोड़ना चाहूंगा। पहला जो रूप है, जो 4 धाराओं में विकसित करके देखा गया है आचार्यों के द्वारा, एक है आध्यात्मिक धारा, जो कि वैदिक साहित्य से विकसित होती हुई हमारी दिखाई देती है।
दूसरी है जनाश्रित धारा, जो वैदिक साहित्य के समानांतर बौद्ध और जैन दर्शन के आधार पर विकसित होती हुई एक जनाश्रित धारा दिखाई देती है। तीसरी धारा है जो पुनर्जागरण की धारा, जो मध्य युग में विशेष रूप से दिखाई देती है, वह है मध्ययुगीन भक्ति की चेतना। और चौथी जो है वो दिखाई देती है हमें नवजागरण की धारा। और ये नवजागरण की धारा 1857 के पृष्ठभूमि को लेकर विकसित होती है, और ये चेतना वैज्ञानिक और औद्योगिक, अर्थात नवजागरण की जो धारा है वैज्ञानिक और औद्योगिक चेतना से परिपूर्ण है। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है एक और धारा को हमें जोड़ना चाहिए, जो आज 21वीं सदी में हमें दिखाई देती है, वो धारा है प्रौद्योगिकी की धारा। और ये प्रौद्योगिकी की जो धारा है वो सूचना संचार की क्रांति को लिए हुए। तो इस तरह भारतीय साहित्य के स्वरूप निर्माण में जो इन 5 धाराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यदि हम भारतीय साहित्य की संकल्पना को देखें तो इसके साहित्य के इतिहास और विकास में एक सौंदर्य बोधी जो कल्पना रही है। और यह कल्पना भाषा की विशिष्टता को उजागर करती है, जिसमें विषय वस्तु और शैलीगत विशिष्टता की पहचान जरूरी है। वह क्योंकि यह शैलीगत और विषय वस्तुगत विशिष्टता हमें स्थान और काल के यथार्थ के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। और यही कारण है कि भारतीय साहित्य के मूल में भारतीय संस्कृति के आधारभूत एकता, जो अपनी एक विशिष्टता को लिए हुए हमारे सामने उजागरत होती है। और यही कारण है कि भारतीय साहित्य की संकल्पना को अनेक विद्वानों ने जो है विश्व साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय साहित्य के मूल्यांकन की आवश्यकता को लेकर की। और यह संकल्पना एक व्यापक कल्पना है जो विश्व स्तर पर भारतीयता की पहचान और भारतीय अस्मिता को स्थापित करने वाली रही है। और यही कारण है कि भारतीय साहित्य के स्वरूप की अवधारणा की परिकल्पना के मूल में जो तुलनात्मक साहित्य दिखा है, क्योंकि तुलनात्मक साहित्य का जो संबंध है वो बहुलता से संबंध, और भारतीय साहित्य को बहुलता से मुक्त कर हम देख ही नहीं सकते, बल्कि बहुलता जो है उसकी केंद्र बिंदु रही है। और यदि हम भारतीय साहित्य के आरंभिक रचनाओं को देखें तो जहां वैदिक काल से अगर जो साहित्य रहा उसमें यदि हम देखें तो उसमें देव और असुर संग्राम दिखाई देता है, हमें सत्य असत्य का संघर्ष दिखाई देता है, और मानवीय शक्तियों के विकास के साथ साथ जो दैविक कृपा को ग्रहण करने की जो मानसिकता है उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य के आरंभिक दौर को यदि हम देखें तो उसमें रहस्यवादी प्रवृत्तियों का बोध होता है हमें, और साथ ही साथ ईश्वरीय चेतना का भाववादी और प्रत्ययवादी जो दर्शन है उस दर्शन का भी प्रसार हमें मिलता है, अर्थात प्रचार प्रसार दिखाई देता है। इसका मूल आधार हमें मिथकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, ये मिथकों और प्रतीकों के रूप में उसका विकास दिखाई देता है, और जो वर्तमान दौर तक जो है हमें विकसित होता हुआ दिखाई देता है। यदि प्राचीन हम साहित्य की बात करें तो प्राचीन साहित्य के प्रति जो है, चाहे वो भारतीय जो आलोचक रहे हो या पाश्चात्य आलोचक, विशेषकर इनका जो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है या प्रतिक्रिया के स्थान पर ये पुरातत्वीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। और विशेषकर यूरोपीय इतिहासकार जो है साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के स्थान पर भाषा विज्ञान, व्याकरण और शब्दकोशों तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित रहा, और साहित्य के प्रति जो यूरोपीय इतिहासकारों में एक प्रकार की कह सकते हैं हम उदासीनता दिखाई देती है। यदि इंद्रनाथ चौधरी जी के जो है शब्दों में कहा जाए तो 19वीं सदी के अंत तक जो है भारतीय साहित्य के इतिहास का जो तात्पर्य था वो तात्पर्य जो है हिंदू बौद्ध परंपरा में रचे जाने वाले साहित्य के रूप में देखा गया, चाहे वो प्राचीन संस्कृत, पाली और प्राकृत का साहित्य रहा है। तो अर्थात एक तरह से देख सकते हैं हम कि भारतीय साहित्य की जो प्रचलित जो धारणा है वो उस धारणा के मूल में विभिन्न प्रांतों के भाषा भाषी विद्वानों और रचनाकारों के द्वारा रचित विभिन्न भाषाओं के साहित्य का योग भारतीय साहित्य के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। और भारतीय साहित्य और अगर संस्कृति के प्रभाव को हम देखें तो भारतीय साहित्य और संस्कृति में जहां एक और मोहनजोदाड़ो और तक्षशिला, नागार्जुनकोंडा, एल्लोरा, अजंता, कोणार्क, खजुराहो या मथुरा, उज्जैन के स्थापत्य जो है हमें दिखाई देता है या परिलक्षित होता है, वहीं दूसरी ओर हमें मध्ययुगीन दौर में भारतीय साहित्य के स्वरूप में यह जो है एक तरह से अद्भुत परिवर्तित रूप में दिखाई देता है। जैसे कि विशेषकर हम देख सकते हैं कि 9वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक
जो है जातीय परिवर्तन, धर्म संबंधी आस्था, वर्ण और वर्ग निषेध की भावना जो दिखाई देती है। और इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य में जो है ये एक श्रेय के रूप में देखा गया है, जैसे कि सिद्ध और नाथों की परंपरा में दिखता है। इतना ही नहीं बल्कि जो है चारवाक की परंपरा जो रही है, उस चारवाक की परंपरा में हमें बाह्याडंबर और कर्मकांड के विरोध की प्रवृत्ति मिलती है, और जो भारतीय साहित्य को एक तरह से नया रूप देती। इतना ही नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी के आसपास हम जो शिव या शैव लिंगायत दर्शन के विकास को देखते हैं, तो वही जो है 13वीं शताब्दी के आसपास हमें ज्ञानेश्वर का जो है प्रवेश दिखाई मिलता है, और ज्ञानेश्वर की इस परंपरा का विकास संत नामदेव ने, तुकाराम ने, कबीर ने, सर्वज्ञ ने या वेमना इत्यादि के कृतित्व में हमें दिखाई देता है, जो एक भारतीय साहित्य के मध्यकालीन स्थापित करता है। इतना ही नहीं बल्कि मध्यकालीन जो भारतीय साहित्य है वो एक पुनर्जागरण का साहित्य। यदि रामविलास शर्मा के शब्दों में कहा जाए तो रामविलास शर्मा ने मध्ययुगीन चयाता, उनका कहना है कि जहां किसी देश के जो देशी भाषाओं में जब साहित्य की रचना होती है तो वहीं से पुनर्जागरण होता है, इसलिए वो भक्ति आंदोलन को जो है पहला पुनर्जागरण कहते हैं। तो यह मध्ययुगीन जो भारतीय साहित्य का पुनर्जागरण का साहित्य रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह रह गई कि इस ईश्वर की सत्ता के सामने मानव मात्र की अस्मिता का वर्णन किया गया। ईश्वर की सत्ता के सामने मानव के अस्तित्व को स्वीकार किया है मध्ययुगीन जो रचनाकारों ने, मध्ययुगीन संतों ने, सूफियों ने, ज्ञानियों ने। और इसमें इन्होंने विशेषकर मानवता का वर्णन करते हुए जाति, धर्म, आस्था के वैविध्य को और वर्ग और वर्ण की विषमता का निषेध किया है, और इसीलिए भक्तिकालीन साहित्य में को जो है निषेध का साहित्य भी कहा जाता है। इतना ही बल्कि भक्तिकालीन जो है भक्ति आंदोलन की चेतना में हमें एक अखिल भारतीय स्वरूप दिखाई देता है। यदि हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से, गहराई से देखें तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में तमिल के आलवार और नायनारों के द्वारा जो है भक्ति का विकास हुआ, और ये भक्ति का विकास कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान से होता हुआ यह प्रसारित हुआ, और लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते जो कश्मीर तक पहुंचा, और 15वीं और 16वीं सदी के आसपास मध्य देश में आया, और इसके बाद बंगाल और असम, मणिपुर में इसका विकास हुआ। अर्थात हम देख सकते हैं लगभग 100 वर्षों तक, अर्थात 6वीं शताब्दी से जो है 16वीं शताब्दी तक, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक 1600 वर्षों तक एक तरह से जो है विकसित भक्ति की जो चेतना विकसित हुई। जैसे भक्ति के साहित्य के संदर्भ में जैसे कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी रामानंद चेता है, तो जो दक्षिण के भक्त आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो उपासना पद्धति है वह अखिल भारतीय स्तर पर ये विकसित होती हुई दिखाई देती, जिसमें चाहे हम एक और जहाँ शंकराचार्य, निमकाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य इत्यादि की जो है भक्ति दर्शन को देखते हैं, वहीं साथ ही साथ भगवत धर्म को एक नए रूप में स्थापित करते हुए पाते हैं। और इस तरह देख सकते हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में दर्शन को जो है दार्शनिकों ने, साधुओं ने, संतों ने, सूफियों ने एक पुनर्जागरण की चेतना के रूप में प्रस्तुत किया, जिसको जो कि एक ऐतिहासिक स्थिति के परिणाम के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि जो मध्ययुगीन चेतना में हमें फारसी, पंजाबी, दक्षिणी, हिंदी, उर्दू में सूफी और भारतीय चिंतन की परंपरा का आदान प्रदान भी दिखाई देता है, जो भारतीय साहित्य की बहुलता को स्थापित करता है। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं भारतीय भाषा में रचित जो मध्ययुगीन साहित्य है उसमें अनेक वादों का भी स्वरूप दिखाई देता है, वादों, संप्रदायों और मतों का। जैसे मान लीजिए द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये अनेक जो वाद है जो निर्गुण और सगुण के द्वंद्व के साथ साथ उसके समावेश के रूपों को भी प्रस्तुत करते हैं। यह एक तरह से कह सकते हैं दार्शनिक और वैचारिक स्तर पर भी ये बहुलता को स्थापित नहीं, बल्कि 19वीं सदी के अगर ऐतिहासिक काल को हम देखें तो हमारे सामने एक तरह से महान परिवर्तन का एक वैचारिक काल दिखाई देता है। और इस वैचारिक काल में हम देख सकते हैं कि औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैचारिक क्रांतियों की उत्पत्ति भी दिखाई देती है। और एक तरह से देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी जो है शोषण का विरोध अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई देता है, और भारतीय साहित्य में के स्वरूप को एक वैशिष्ट संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें राष्ट्र की अस्मिता की परिकल्पना दिखाई देती है। और भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना के मूल में यह क्षेत्र और प्रदेश और राष्ट्र के अंतर को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो है क्षेत्र
क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र के अंतर के साथ साथ उनके मध्य के तनाव को और उनके उसके द्वारा निर्मित विभिन्न पक्षों के पारस्परिक उसकी पूरकता को भी समझने का एक अवसर एक नवजागरणवादी चेतना में हमें दिखता है। और भारतीय साहित्य में जहाँ एक और हमें लोक और शास्त्र का संघर्ष दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व और राष्ट्र की अस्मिता का भी संघर्ष दिखाई देता है। और इतना ही एक चिंतन परंपरा का की एक कह सकते हैं कि निरंतरता को स्थापित करने वाले ये दो पहलू रहे, लोक और शास्त्र, तो दूसरी ओर विश्व और राष्ट्र की अस्मिता का संघर्ष। इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य एक संश्लिष्ट प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई है और इसमें अनेक अंतर्विरोधी भाव निहित रहे हैं। और इस अंतर्विरोधी भावों के अध्ययन और उसके जो या कह सकते हैं उस अंतर्विरोधी भावों के अध्ययन के लिए और उसके अनुसंधान के लिए उन भाव अंतर विरोधी धाराओं के अंतर्गत पाए जाने वाले अध्यात्म और यथार्थ के संघर्ष को हमें समझना होगा, तभी हम ये बात समझ पाएंगे। क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमने देखा है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य की रचना हुई है और इस भाई साहित्य की रचनाओं को राहुल सांस्कृत्यायन या रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और शिशिर दास गुप्त ने जो है भारतीय साहित्य के स्वरूप के निर्माण के लिए उसे स्वीकार किया। इतना ही नहीं बल्कि 20वीं साहित्य की शताब्दी के जो भारतीय रचनाकार है, उन रचनाकारों ने विशेषकर अपनी रचनाओं में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवादी पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया और विश्व स्तर पर उन्होंने व्याप्त जो षड्यंत्रकारी या कह सकते हैं कि जो शोषणकारी जो अर्थात औद्योगिक क्रांति के मूल में जो शोषण चक्र चल रहा था उसका विरोध किया। इतना ही नहीं बल्कि देश में विकसित होने वाली जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का भी निषेध इन रचनाकारों ने किया। तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो अखिल भारतीय साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ बहुलता का जो साहित्य था वह एक राष्ट्रीय चेतना को लेकर विकसित होता रहा। तो इस तरह देखते हैं कि हम भारतीय भाषाओं की परिकल्पना में चाहे वो प्रेमचंद हो या शरद चंद्र हो या सुब्रमण्य भारती हो, इनकी राष्ट्रीय चेतना जो जिस तरह की रही, राष्ट्रीय जो चेतना को लेकर जो चिंता थी वो उस चिंता का जो स्वरूप वह नजरुल इस्लाम में भी मिलता है। और दूसरी ओर हमें जो है एक तरह से अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक इन सभी में इससे भिन्न नहीं था बल्कि एक समानता मिलती है। बल्कि इस तरह देख सकते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्व जो भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है उस साहित्य में राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष सर्वत्र दिखाई देता है और अनेक मतांतरों का भी संघर्ष हमें मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि स्वाधीनता प्राप्ति के परिदृश्य में यदि हम देखें तो जो है ऐतिहासिक परिस्थितियां परिवर्तित दिखाई देती है। एक और जहां भारत पाक संघर्ष दिखाई देता है हमें, तो दूसरी ओर भारत चीन सीमा का संघर्ष दिखाई देता है। और इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी स्थितियां जो भारत में जो भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ देश विभाजन के साथ जो है सांप्रदायिकता का जो भयावह एक तरह से अमानवीय जो चेहरा उभर कर आया है, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, तो उसके साथ साथ और जो है विस्थापितों की जो समस्या भारत के सामने स्वतंत्रता के बाद आई और एक के बाद एक जो युद्धों का सामना करते हुए जिन स्थितियों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि मार आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से एक तरह से मार एक आम आदमी एक मजदूर किसान झेल रहा था, इससे स्वतंत्रता के प्रति एक आम आदमी में मोह भंग होने की जो भावना है वो दिखाई देती है। और एक उसके साथ साथ हताशा दिखाई देती है, हमें बेरोजगारी दिखाई देती है। इतना ही नहीं बल्कि महंगाई के कुचक्रों का जो है को अनावृत करने का जो कार्य है वह राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने अपनी कृतियों के माध्यम से किया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद आपातकाल की जो स्थितियां है, नक्सलवाद का जो उदय हुआ है या वामपंथी चेतनाओं के उभार के साथ साथ जो परिवर्तन आए सामाजिक चेतना के स्तर पर या विश्वव्यापी जो है वैश्वीकरण से उत्पन्न हुई जो त्रासदी रही है, इन सभी संदर्भों को साहित्य समाज और संस्कृति के स्तर पर अनुभव किया न केवल रचनाकारों ने बल्कि रचनात्मक कृतियों के माध्यम से भारतीय जो राष्ट्रीयता और भारतीय अस्मिता को स्थापित किया। और इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में हमें दो प्रवृत्तियां दिखाई देती है। एक और जहां भारतीय साहित्य की में सशक्त अविच्छिन्न धारा के रूप में पनपने वाली एक मिथकीय और प्रतीकात्मक साहित्य की परंपरा दिखाई देती है। और ये साहित्य की परंपरा मिथकीय प्रतीकात्मक जो समसामयिक समय के संदर्भों को
जो मिथकीय चरित्रों के माध्यम से उजागर करते हुए एक राष्ट्रीय चेतना और जन जागृति के लिए जिसका प्रयोग होता आया है, और इस तरह की जो परंपरा है हमें भारतीय साहित्य में दिखाई देती है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त से विकसित हुई भारतेंदु से लेकर जो है विशेष छायावाद तक और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी जिसका रूप हमें दिखाई देता है। तो इसमें विभिन्न रूपों में मिथकीय और प्रतीकात्मक साहित्य की रचना का जो रूप है अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई देता है। इसके साथ दूसरी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है अंग्रेजी और पाश्चात्य साहित्य के प्रति जो एक आकर्षण का भाव, जिसके कारण एक औपनिवेशिक आकर्षण का प्रभाव स्वीकार करने वाले रुझान को देख सकते हैं। जहां जैसे आप जानते हैं कि भारतेंदु युगीन जो साहित्य की पृष्ठभूमि, और यदि हिंदी साहित्य के संदर्भ में हम जानते हैं तो वहां 1857 की क्रांति रही है। तो द्विवेदी युगीन जो है साहित्य की पृष्ठभूमि भारतीय नवजागरण की चेतना रही है। तो वही छायावाद जो पाश्चात्य देशों के रोमांटिसिज्म से प्रभावित रहा, तो प्रयोगवाद जो है मार्क्सवादी चेतना को लेकर चलने वाला है। जबकि दूसरी प्रगतिवाद, जबकि प्रयोगवाद जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कला के लिए जो चेतना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई थी वो उस चेतना को लेकर चलने वाला रहा। तो इस तरह जो देख सकते हैं कि जहां हम जो है छायावाद में रोमांटिसिज्म दिखाई दिया, प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना दिखाई दी, तो वहीं प्रयोगवाद में जो है फ्रायड और ह्यूम एडलर की मनोवैज्ञानिक चेतना का अस्तित्व हमें दिखाई देता है दार्शनिकता के स्तर पर। वही नई कविता और में जो है अस्तित्ववादी चेतना के काफ्का, किरकेगार्ड इत्यादि की चेतना दिखाई थी। और ये चेतना केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं में रोमांटिक चेतना की प्रवृत्ति, जैसे कि हम स्वयं देखते हैं कि हिंदी में जो रोमांटिक जो प्रवृत्ति है, स्वतंत्रवादी जो चेतना है, वो बांग्ला साहित्य से आई है। तो अर्थात भारतीय भाषाएं एक दूसरे से विभिन्न जो राष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि जो रचनात्मक प्रवृत्तियों के स्तर पर और जो चेतनात्मक आंदोलनों को आत्मसात कर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए और एक दूसरे से प्रभावित होते हुए विकसित हुई है। और यही कारण है कि अखिल भारतीय स्तर पर इन सभी आंदोलनों का सभी भाषाओं के साहित्य में यह अस्तित्व दिखाई देता है। तो यह एक प्रकार की बहुलता को स्थापित करता है। इतना नहीं बल्कि स्वतंत्रोत्तर भारत में जहां अतीत गौरव गान की बात आई, वहीं वर्तमान की विसंगतियों के प्रति भी भारतीय रचनाकार सक्रिय दिखाई देता है। जहां भारतीय साहित्य और संस्कृति के समाजशास्त्र के द्वारा भारतीय साहित्य के सौंदर्य बोध को समझने का प्रयास किया गया, भारतीय साहित्य के स्वरूप को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया, उसके शिल्प और पैटर्न के बोध के लिए भारतीय ज्ञान और सृजन की प्राचीन एवं आधुनिक परंपराओं, रचनाओं और भाषाओं का विश्लेषण करते हुए अनेक इतिहासकार, समीक्षक हमें दिखाई देते हैं। तो वे एक प्रकार की जो है कह सकते हैं कि अखिल भारतीय चेतना को उजागर कर अखिल भारतीय जो साहित्य का स्वरूप निर्मित कर भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को स्थापित कर रहे थे। इस तरह देखते हैं कि भारतीय साहित्य के अखिल भारतीय स्वरूप के बोध के लिए हमें जो है एक और प्राच्य विधाओं को जो है देखना पड़ता है, और दूसरी ओर वैदिक, पौराणिक और जो साहित्यिक कृतियों को आधार स्वरूप स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर मध्ययुगीन धर्म और दर्शन और साहित्य पर आधारित संस्कृति को भी देखने की आवश्यकता होती। तो ये अर्थात दोहरे स्तर पर, अर्थात एक आरंभिक जो धारा है उस धारा के स्तर पर और मध्ययुगीन धारा के स्तर पर, अर्थात एक वैदिक धारा और उसके समानांतर चलने वाली जैन और बौद्ध दर्शन की धारा, और तीसरी ओर पुनर्जागरण की जो धारा रही है, इसे समान रूप से हमें संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश लोक भाषाओं के साथ साथ आधुनिक भाषाओं की द्वंद्वात्मक स्थिति को समझने की आवश्यकता, क्योंकि ये एकल स्तर पर ये भाषाएं अपने साहित्य की रचना नहीं कर रही थी, बल्कि इनमें एक द्वंद्वात्मक संबंध था। इस द्वंद्वात्मकता को हमें समझने की आवश्यकता है। इसमें अनेक प्रकार की अंतर्विरोधी जो प्रक्रियाओं को भी हमें तलाशने की आवश्यकता होती है, और तभी एक भारतीय साहित्य के इतिहास का सही रूप उभर कर आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति के निर्माण और विकास के लिए हमें अतीत के मिथकों, प्रतीकों, प्रसंगों और साहित्य परंपराओं, सामाजिक और दार्शनिक अवधारणाओं को जहां एक ओर स्वीकार करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर वैश्विकरण के दौर में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान और सामाजिक कला विजनों को के विकास और प्रभाव को भी हमें स्वीकार करना होगा। अन्यथा इसके से इतना ही नहीं बल्कि कई बार हमें एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिक संदर्भ में हमें वर्ग भेद और वर्ण भेद के साथ साथ शास्त्रीय परंपराओं और लौकिक परंपराओं के अनवरत
संघर्ष को भी देखना पड़ेगा, और तभी हम भारतीय साहित्य के अध्ययन को एक सही दिशा दे सकते हैं। और भारतीय साहित्य के स्वरूप में एक और हमें इस अध्ययन से लोक और शास्त्र का, तो दूसरी ओर मार्गीय और देशीय, और तीसरी ओर शास्त्राचार और देशाचार, या कह सकते हैं कि नाटक धर्मी या लोक धर्मी चेतना का द्वंद्व दिखाई देता है। और न केवल द्वंद्व, बल्कि इन जो है विभिन्न अर्थात विविधताओं में एक समन्वय का भी रूप दिखाई देता है। और ये जो एक कह सकते हैं कि साहित्यिक जो स्वरूप को अभिव्यंजित करने की शक्ति को शक्ति से निहित या परिपूर्ण रूप में हमारे सामने उजागर होकर आ रहे हैं। इतना ही, बल्कि भारतीय साहित्य में क्या एक और अभिजात्य वर्ग था, तो वही दूसरी ओर लोक धर्मी जन चेतना उसके विरुद्ध संघर्षरत रूप में दिखाई देती है। और भारतीय साहित्य की भारतीयता, जहां विविध धर्मी, विविध जातियां, या कह सकते हैं कि विविध विचारधाराओं की समन्वित धरोहर रही है, और इस समन्वित धरोहर में बहुलता ही भारतीयता का द्योतक है। और यही कारण है कि शिशिर दास गुप्त भारतीय साहित्य के इतिहास और सैद्धांतिक ढांचे के निर्माण के लिए जो विविधता या बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात करते हैं। शिशिर दास जी का कहना है कि यदि हम भारतीय साहित्य का इतिहास लिखना चाहते हैं, तो उसके सैद्धांतिक ढांचे के निर्माण में हमें इस विविधता को या बहुलता को स्वीकार करना ही होगा। बहुलता के अस्तित्व की स्वीकृति के बिना हम भारतीय साहित्य के इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि चूंकि राष्ट्रीय साहित्य में सामुदायिकता है और जातीय अस्मिता साहित्य की विशेषता के रूप में हमारे सामने उजागर होकर आती है। और यही कारण है कि भारतीय साहित्य भारतीय मानस की अभिव्यक्ति है, अर्थात सामुदायिकता के बोध या समुदाय का देन माना जा सकता है, जिसे अर्थात भारतीय साहित्य की परिकल्पना भारत की बहुभाषिकता की स्वाभाविक देन है। भारतीय साहित्य एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बहुभाषिकता के अभाव में हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये बहुभाषिकता की ये कल्पना जो है, जहां एक और तुलनात्मक अध्ययन की अवधारणा के आधार पर निर्मित हुई है, वहीं दूसरी ओर इसे विकसित होने का जो आधार है वो अनुवाद विधा प्रदान करती है। विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य की निर्विवाद एकता को जिसके आधार पर हम स्वीकार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भाषाओं की एकता से नहीं, बल्कि चिंतन और विचारों की एकता भी हमारे सामने उपज कर या उपस्थित या उद्घाटित होती है। तो ऐसे में एक ही मानस की अभिव्यक्ति हमें अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय साहित्य में दिखाई देती है। अर्थात भारतीय साहित्य रचनात्मक स्तर पर भाषाओं की दृष्टि से विविध दिखाई देने पर भी एक ही मानस की अभिव्यक्ति अभिव्यंजित होती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य एक अधिक संश्लिष्ट परिघटना है, और एक ऐसी परिघटना है जिसकी पहचान के दो आधार हमारे सामने, एक भाषिक आधार और दूसरा सांस्कृतिक आधार। और इसमें एक तरह से हम जो है कह सकते हैं कि सामसिक संस्कृति की बहुलतावादी दृष्टि का प्रसार देखते हैं। और साथ ही साथ भारतीय साहित्य में जो आधुनिकता है, भारतीय साहित्य में विकसित या आत्मसात की गई आधुनिकता, वह पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार करने के साथ साथ संस्कृत के आधार को भी लेकर विकसित होती हुई दिखाई देती है। अर्थात जहां भारतीय संस्कृति ने या भारतीय साहित्य ने पाश्चात्य प्रभावों को स्वीकार किया, तो वह दूसरी उसने संस्कृत साहित्य के प्रभावों को तिलांजलि नहीं दी, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि परंपरा के तत्वों को आत्मसात कर आधुनिकता का एक नवीनतम रूप में विकास किया है। और यह आधुनिकता प्राचीनता को प्राण तत्व के रूप में ग्रहण की हुई दिखाई देती है। और भारतीय साहित्य के वैचारिक धरातल पर हमें तीन आद्य प्रारूपी बिंबों का प्रयोग दिखाई देता है। इंद्रनाथ चौधरी के अनुसार पहला है वेदांती अवधारणा, जिसमें परमार्थी सत्ता एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार की गई। ये एक प्रारूपी बिंब है, आद्य प्रारूपी बिंब। दूसरा है आदर्शवाद, जिसमें पुनर्जन्मवाद को स्वीकार किया गया। तीसरा है मानवतावादी रूप, अर्थात ये आद्य प्रारूप ये भव्य और प्रखर रहा है और इसमें त्याग और भक्ति की चेतना दिखाई देती है। और यह मानवतावाद की जो धारणा है वो भारतीय साहित्य में नैतिक और सौंदर्य मूल्यों पर आधारित रही है। इस तरह सर्व भारतीय संवेदना भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है।
और इसके साथ ही इन जो है आद्य प्रारूपों, मूल्यों, संस्कृतियों, इतिहास और विचारधाराओं का की जो विरासत है वह सर्व भारतीय संवेदना में सन्निहित मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि जय कुमार विमल के यदि शब्दों में कहा जाए तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता की पहचान के लिए भारतीय लेखकों और पाठकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य से सूचना के धरातल पर परिचय और दृष्टि के विस्तार की समृद्धि स्वीकार करना या प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। तो अर्थात वे एक और विभिन्न भारतीय भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने की बात करते हैं, वहीं साथ ही साथ दृष्टि विस्तार को ग्रहण करने की बात करते हैं। दोनों के आधार पर ही भारतीय साहित्य की आंतरिक एक रूपता की पहचान संभव हो पाने की बात भी रखते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में भक्ति के प्रवाह के साथ के अनुरूप जो आधुनिकता का प्रवाह भी दिखाई देता है, जो का परिचय भारतीय साहित्य में रहा है। बल्कि भारतीय साहित्य की आंतरिक एक रूपता मुख्यतः हमें तत्व और भक्ति भावनाओं के कारण सुदृढ़ दिखाई देती है। ये दो तत्व ऐसे तत्व है जो आंतरिक एक रूपता को उजागर करते हैं। इतना नहीं बल्कि आंतरिक एक रूपता मूल्य है और यहाँ जीवन मूल्यों की बात होती है। और इसमें आंतरिक एक रूपता का अन्वेषण करने के लिए या विश्लेषण या निरूपण करने के लिए तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की दृष्टि को आत्मसात करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम भारतीय साहित्य के आंतरिक एक रूपता को और उसके मूल्य सापेक्ष गुण को सही रूप में पहचान पाएंगे। और यही कारण है कि भारतीय साहित्य का आधुनिकीकरण वह हमें जो पश्चिमीकरण नहीं और ना ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को स्वीकार करता है, बल्कि आभ्यंतर रूप में वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी को मानव शोषण के माध्यम के रूप में इसका विरोध करते हुए दिखाई देता है। तो वही दूसरी ओर जो भारतीय साहित्य में आधुनिकता जो सामाजिक यथार्थ की एक सशक्त विशेषता के रूप में विकसित हुई है। अर्थात भारतीय साहित्यकारों ने आधुनिकता के माध्यम से या आधुनिक जो वैचारिक कह सकते हैं कि चिंतन की परंपराओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक यथार्थ को खोजने, पहचानने और समझने का प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियां भी इससे उजागृत होती है। और भारतीय साहित्य में एक रोमांटिक प्रवृत्ति आधुनिकता के साथ विकसित दिखाई देती है। और यह रोमांटिक जो प्रवृत्ति है एक सामाजिक शक्ति के रूप में अभिव्यंजित हुई है। और इसमें जहां एक और जो है स्वाधीनता आंदोलन का उद्घोष मिलता है, तो दूसरी ओर आस्था मूलक और जीवन मनुष्य संदर्भों और एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों के लिए जो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और वर्णनात्मक जो तथ्यों का सहारा लिए जाने का स्वरूप हमें दिखाई देता है। और इस तरह देख सकते हैं कि विश्व के स्तर पर जहां उत्तर आधुनिक साहित्य का जो प्रमुख घटक संस्कृति रही है, यह संस्कृति उदार मानवीय संस्कृति रही। और इस संस्कृति में अर्थगत गतिशीलता और सांस्कृतिक पाठों को धर्म के रूप में जो सन्निहित किए हुए दिखाई देता है। तो इसलिए उत्तर आधुनिकता में सन्निहित अंतर सांस्कृतिक संबंधों का जो योग है वह भारतीय सामाजिक संस्कृति को विकसित करने वाला रहा है। बल्कि भारतीय साहित्य की साहित्यिक गुणवत्ता या सामाजिक आध्यात्मिक जीवन अभिव्यक्ति की जो क्षमता के बीच में एक विशेष प्रकार की खाई दिखाई देती है। तो एक तरह से इस खाई को भारतीय साहित्य के अध्ययन के माध्यम से और वैचारिक आधारों के समझ के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के निर्मातक तत्वों में जो भाषा के अलावा जो सौंदर्य शास्त्रीय, नैतिक, सांस्कृतिक, सभ्यता मूलक और ऐतिहासिक भाषिक निकायों को भी आत्मसात करने की जरूरत को विद्वानों ने दर्शाया है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय एकता का आधार यह सांस्कृतिकता दिखाई देती है। और भारतीय एकता के आधार की सांस्कृतिक एकता को दृढ़ और स्थायी रूप प्रदान करने वाला जो तत्व है वो भारतीय साहित्य रहा। और भारतीय साहित्य में मूलवर्ती चेतना एक माध्यम के रूप में दिखाई देती है, जो अर्थात एक तरह से मूलवर्ती चेतना एक रही है और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम अनेक दिखाई देते हैं। तो इस तरह भारतीय साहित्य में भारतीय मनीषा के मूल तत्व जो है आस्तिक बुद्धि, जैसे डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं, आस्तिक बुद्धि,
चैतन्य सत्ता, अद्वैत और द्वैत, अद्वैत भेद में अभेद, और धार्मिक मानवतावाद, सहिष्णुता, संभाव। और ये सभी तत्व मतलब यह स्थायी तत्व या शाश्वत तत्वों के रूप में स्वीकार करने के बावजूद इसमें परिवर्तन और परिशोधन की संभावनाओं को स्वीकार किया है। और इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य में जो भारतीयता है वो भारत की मानसिकता का मूल स्वरूप स्थापित करती है, और इस मूल स्वरूप में आध्यात्मिकता, अंतर्दृष्टि परकता जो मनोगत रूप में अभिव्यंजित हुई है। और इस तरह देख सकते हैं भारतीय साहित्य में यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति कम, सामूहिक मन की अभिव्यक्ति अधिक मिलती है, क्योंकि रचनाकार का मूल उद्देश्य आत्मा की खोज रहा है। और इस तरह देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य के इतिहास में, अर्थात भारतीय साहित्य के जब इतिहास की बात आती है तो इस आत्मा के मूल खोज करने वाले तत्वों के साथ साथ जो है भारतीय साहित्य के इतिहास के सामने जो बहुलता, तो मूल तत्व के रूप में वही साहित्य इतिहास लेखन के ये समस्या के रूप में उजागृत होती है। जैसे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य इतिहास लेखन की समस्या पर विचार करते हुए ये दो मूल तत्वों को हमारे सामने रखते हैं। एक है बहुजातीय राष्ट्रीयता और साहित्य, दूसरा है साहित्य में देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा। इस तरह देख सकते हैं कि जहां रामविलास शर्मा मानव समाज के गठन और विकास की अवस्थाओं की का बोध आवश्यक मानते हैं, उनका कहना है कि साहित्य इतिहास विवेचन के लिए हमें सामाजिक विषय वस्तु के ऐतिहासिक महत्व को निर्धारित करना होगा। क्योंकि रमेश कुंतल मेघ जी के यदि शब्दों में कहा जाए तो साहित्य के समाज शास्त्र का जो महासूत्र है, और साहित्य समाज में कई प्रकार की चेतनाओं द्वारा प्रतिच्छादित होता रहा है, तो इस चेतनाओं की खोज आवश्यक है। अर्थात भारतीय साहित्य में के सामाजिक विकास की यदि बात करें तो मुख्य समस्या जो रामविलास शर्मा के अनुसार है, यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलने वाली जातियों के निर्माण की समस्या। और यह रामविलास शर्मा जी सबसे बड़ी बात ये उठाते हैं, क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाली जो जातियां हैं, इन सभी जातियों का एक ही समय जो गठन हुआ है? इन जातियों का निर्माण की जो समस्या है, और इस निर्माण की समस्या में कई इतिहासकार अंग्रेजी राज्य के कायम होने से पहले और बाद में स्वीकार करते हैं। और इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि कई जो इतिहासकारों का मानना है कि यह जातीय जो गठन है, भारतीय जातियों का जो निर्माण है वो निर्माण अंग्रेजों के आने से के बाद हुआ है, और अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय समाज में एक प्रकार की कह सकते हैं कि मध्ययुगीन चेतना ने यही है, और जिस मध्ययुगीन चेतना की अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कबीलाई या सामंतवादी चेतनाओं को समाप्त कर पूंजीवादी चेतना के द्वारा अंग्रेजों ने जो एक नई जातियों के गठन की परिस्थितियों का निर्माण किया है, और अंग्रेजी राज्य के कारण ही भारतीय जातियों का गठन हुआ है। तो ऐसे में रामविलास शर्मा जी अनेक प्रश्न उठाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को आधार में रखते हुए यह बात स्थापित करते हैं कि क्या जो है अंग्रेजों के योगदान को स्वीकार करना, या जिन देशों में अंग्रेजी राज्यों का शासन स्थापित नहीं हुआ तो वहां के जो जातीय, वहां के देश अर्थात भाषी जातीय समुदायों का जो गठन है वो किन आधारों पर हुआ है, इसके अध्ययन से ही हमें भारतीय जातियों के गठन का बोध प्राप्त हो सकता है, या उसकी समस्या का समाधान मिलने की बात वे कहते हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि पराधीन भारतीय भाषाओं के विकास के लिए क्या जातियों का जो गठन है वह गठन लाभकारी रहा या हानिकारक, इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि भारतीय भाषाओं के गठन से जो है अनेक प्रकार की जो स्थितियां विकसित हुई है, और इसलिए वह किस तरह से लाभकारी रही है या हानिकारक रही है, इसे भी देखना आवश्यक है। और तीसरी बात, ये समाज और साहित्य के इतिहास लेखन में धर्म और सांप्रदायिक मतों के विवेचन को आधार रूप में स्वीकार करना कहां तक सही है या गलत है, इस पर विचार व्यक्त करते हैं। और उनका कहना है कि धार्मिक यदि मतों और आधारों को स्वीकार करने की चेतना भारतीय इतिहासकारों में रही है, और इस चेतना के कारण ही जहां एक ओर जो है बौद्ध काल, मुस्लिम काल का विवेचन होता है, तो वहीं उनका कहना है कि हिंदू काल का विवेचन होना चाहिए, लेकिन वे इतिहास काल के विवेचन से जो इनकार करते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि कलाओं के नामकरण के आधार पर ही बौद्ध स्थापत्य, मुस्लिम स्थापत्य, हिंदू स्थापत्य की जो है धारणा, इतिहासकारों द्वारा व्यक्त की गई धारणा का विरोध करते हुए कहते हैं कि हिंदू संगीत और मुस्लिम संगीत क्यों नहीं है। बल्कि उनका कहना है कि क्या ये हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति है तो क्या उसी तरह हिंदू संगीत संस्कृति के बाहर की चीज है। यह प्रश्न चिन्ह रामविलास शर्मा इतिहासकारों के सामने रखते हैं। बल्कि उनका कहना है कि भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन में विभिन्न कलाओं के व्यापक संदर्भ को साहित्य के इतिहास के लिए यह विचारों का आधार बनाना आवश्यक होता है और तभी हम समस्याओं को सुलझा सकेंगे। बल्कि इनका कहना है जिस तरह हिंदू संगीत और मुस्लिम संगीत नहीं हो सकता है, उसी तरह जो है नृत्य भी इन धर्मों के आधार पर या सांप्रदायिक मतों के आधार पर स्थापित नहीं हो सकता है। बल्कि उनका कहना है कि जातीयता को स्थापित करने वाली है जातीय चेतना की बोधक रही है विभिन्न कलाएं, इसलिए जातीय चेतना के आधार पर ही उन्हें समझने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को दर्शाते हुए वह हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की बात करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वे कहते हैं कि नृत्य जो है किसी भी अर्थात हिंदुस्तानी या जो है बौद्ध नृत्य या जो है हिंदू नृत्य ना होकर वह नृत्य जो है जब स्थापत्य कला में आ जाता है तो उसे धर्मों के अनुसार सांप्रदायिक तत्वों के आधार पर विभाजित कर देखने की जो मानसिकता है वो न शिल्पकारों में है, न नर्तकियों में रही है, बल्कि इतिहासकारों में रही है। और इतिहासकारों की धार्मिक और सांप्रदाय प्रधान जो दृष्टि है इतिहास को देखने की, विवेचित करने की, उसका वे खंडन करते हैं। बल्कि उनका कहना है कि जातियों के आधार पर भारतीय जातियों के निर्माण की जो समस्या है वो समस्या इसलिए प्रबल समस्या है क्योंकि उन जातियों के निर्माण के आधारों को समझकर ही हम भारतीयता को मूल्यांकित कर सकते हैं। क्योंकि भारतीयता के मूल में बहुजातीय राष्ट्रीयता है। यहाँ रामविलास शर्मा जी स्पष्ट करते हैं बहुजातीय राष्ट्रीयता, और इस राष्ट्रीयता को समझने के लिए साहित्य को जानना जरूरी है। कहते हैं जैसे यूरोपियन साहित्य में को हम यूरोप का राष्ट्रीय साहित्य नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय साहित्य को भारत का राष्ट्रीय साहित्य कह सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की भाषा अंग्रेजी होने पर भी दोनों का साहित्य, अंग्रेजी भाषा का साहित्य होने पर भी अलग अलग रूप में दिखाई देता है क्योंकि उनकी जातीयता की भिन्नता के कारण। और यही नहीं बल्कि जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की भाषा जर्मन होने पर भी दोनों के साहित्य में एक रूपता के अभाव की बात करते हैं क्योंकि जातीय विभिन्नता को पहचानना आवश्यक है। वे कहते हैं भाषाएं ही जो है जातीयता को निर्मित नहीं करती है, बल्कि जो है जातीयता भाषाओं के स्वरूप को निर्णय, जातीयता भाषाओं के माध्यम से अभिव्यंजित होती है। इसलिए बहुभाषी राष्ट्रीयता की वे बात करते हैं। और ब्रिटेन में अंग्रेजी के अलावा जो वेल्स में साहित्य में रचे जाने की बात करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजी का जो साहित्य है वह अंग्रेजी जो कैसे अंग्रेज जाति का साहित्य है, ब्रिटिश जाति का साहित्य नहीं है। इस बात को समझने पर बल देते हैं। और बल्कि वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जहां गोरे कालों के साथ साथ आदिवासी रेड इंडियंस होने पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बहुराष्ट्रीय राष्ट्र होने की और उसके साहित्य को केवल एक जाति के साहित्य का इतिहास होने की बात करते हैं। और यह जातीयता के आधार पर पहचानने की अपने मत को, अपनी धारणा को रखते हुए वे दर्शाते हैं कि जो यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य को यदि देखें तो पूंजीवादी देशों में स्विट्जरलैंड बहुजातीय राष्ट्र है और समाजवादी देशों में सोवियत संघ बहुजातीय राष्ट्र है। और इन राष्ट्रों के आधार पर ही भारत की बहुजातीयता को या बहुलतावादी जो है राष्ट्रीयता को समझने की बात करते हैं। बल्कि इसके साथ साथ भारतीय साहित्य लेखन में एक और समस्या वो हमारे सामने रखते हैं। वो समस्या जो 1947 के देश विभाजन के बाद हमारे सामने आई है। जब हम भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन की ओर प्रवृत्त होते हैं तब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि 1947 से पहले और बाद के सिंधी साहित्य को, पंजाबी साहित्य को और बंगला साहित्य को किस रूप में भारतीय साहित्य के अंतर्गत स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बात पर रामविलास जी बल देते हैं क्योंकि सिंध प्रदेश, पंजाब प्रदेश और जो है बंगाल का जो प्रदेश है वो स्वतंत्रता के बाद दो भागों में विभाजित हो गया। इसलिए स्वतंत्रता के पूर्व के साहित्य को और स्वतंत्रता के बाद के सिंधी साहित्य को, पंजाबी और बंगला साहित्य को किस रूप में हमें जो है भारतीय साहित्य में स्वीकार करना चाहिए या आत्मसात करना चाहिए, इस बात को भी भारतीय साहित्य इतिहास लेखन की समस्या के रूप में उजागर करते हैं। और बल्कि उनका कहना है कि भारतीय साहित्य के
में के विकास के लिए, भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन के लिए विभिन्न प्रदेशों में जो सामाजिक विकास हुआ, उस सामाजिक विकास को हमें समझने की आवश्यकता है। बल्कि सामाजिक विकास के वास्तविक समझ के आधार पर ही हम जातियों के सांस्कृतिक विकास को पहचान सकते हैं। और सामाजिक विकास से सांस्कृतिक विकास संबंध है और सांस्कृतिक विकास से साहित्यिक विकास संबंध है। इसलिए भारतीय साहित्य की पहचान के लिए हमें सामाजिक विकास को और जातियों के सांस्कृतिक विकास को अपने अध्ययन का विषय बनाना होगा, तभी हम भारतीय साहित्य के सही रूपों को हम पहचान पाएंगे। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो है भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन के सामने दो प्रमुख समस्याएं, एक जहां जो है बहुजातीय राष्ट्रीय और जो है राष्ट्रीयता और जो साहित्य की बात है, वहीं दूसरी ओर साहित्य में देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा की बात। अब जैसे आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य के सामने अनेक जो है देशी भाषाओं की बात आई है, कि जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जहां 12 जो है कह सकते हैं जो भाषा परिवार है लगभग, जिसमें 400 के आसपास जो है भाषाओं का प्रयोग देखा जाता है। तो इन सभी देशी भाषाओं में रचे गए साहित्य को जो सांस्कृतिक रूप में हमारे जातीय संस्कृति के रूप में स्वीकार कर उसको भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग बनाना और राष्ट्रीय चेतना के जो है विभिन्न तत्वों की खोज करने के दिशा में एक समस्या उत्पन्न होने की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आज जहां हम देखते हैं कि वो एक और सांस्कृतिकता की बात की जाती है, सांस्कृतिक जो है जातीयता के निर्माण की बात की जाती है, वहीं आज पूरा जो विश्व है वो अस्मिता के संघर्ष में उलझा हुआ है। बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि अस्मिता के संघर्ष में उलझकर आज पूरा विश्व कुलवाद में, नस्लवाद में, जातिवाद, उपनिवेशवाद और संकीर्णतावाद का स्थल बनकर रह गया। तो ऐसे में मानव को प्रतिबिंबित और सीमित करने वाली संस्कृति के रूप में ये सारे संकेत आज वैश्विक पटल पर जो अस्तित्ववान हो चुके हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि सामाजिक अस्मिताएं मानव को की पृथक पहचान बनाने का जो आधार है, इन अस्मिताओं का निर्माण कैसे हुआ और इन अस्मिताओं का जो है सांस्कृतिकता से, जातीय जो कह सकते हैं कि सामाजिकता से, जातीय सांस्कृतिक बोध से इसका संबंध कैसे है, इस बात को पहचानने की जरूरत है। बल्कि सामाजिक अस्मिताओं को जो है एक तरह से निर्माण में जहां व्यक्तियों के सामाजिक समूह, जाति, नस्ल, लिंग और राष्ट्रीयता की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर भारत की जो राष्ट्रीयता है वह अनेक प्रकार के जो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने वाली जो है राष्ट्रीयता के रूप में हमारे सामने उजागर होती है। ऐसे में कई विद्वान यह प्रश्न करते हैं कि क्या भारत सचमुच एक समूह है जिसकी अपनी एक साझा संस्कृति रही है, जिसकी अपनी एक साझा विरासत है? यह प्रश्न आज जो है अस्मिता मूलक जो कह सकते हैं कि संघर्ष से उत्पन्न होने वाली विचारधाराओं ने भारतीय पाठकों के सामने या अध्येताओं के सामने यह चिंता को स्थापित किया है, बल्कि चिंता उठाई है। बल्कि ये कह सकते हैं कि भारत, बल्कि कई विद्वानों का कहना है भारत महज एक निर्मित या केंद्रीकृत राज्य है। प्रश्न उठता है जो एक प्रभावशाली समुदायों की इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गया। क्या ये विविध जो सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं, उन विविध सांस्कृतिक अस्मिताओं पर जो है बहुलतावादी या वर्चस्ववादी जो संस्कृतियां हैं या समुदाय है, वर्चस्ववादी संस्कृतियों के समुदाय द्वारा जो है एक तरह का आरोपण है? तो इस तरह अनेक प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं और इन प्रश्नों में एक महान कह सकते हैं कि एक महान और समग्रतावादी अस्मिता के वर्चस्व को संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया है। बल्कि कह सकते हैं कि जहां भारतीय जो सांस्कृतिकता है वो बहुलता लिए हुए है, उस बहुलता पर अगर यदि हम बल न देकर एक कह सकते हैं कि एक बहुसंस्कृति जो कह सकते हैं अभिजात संस्कृति है, जो बहुलतावादी जो संस्कृति है, वह यदि इस बहुल सामूहिकताओं के सह-अस्तित्व को अगर नकार देती है, तो ऐसे में बहुलतावाद का जो गुण है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो अस्मिता का, भारतीय समाज का और भारतीय साहित्य का स्वरूप स्थापित करता है, वो बहुलतावाद का जो गुण है वह गुण अस्तित्वहीन हो जाएगा। ऐसे में महान भारतीय अस्मिता समस्या मूलक बनकर रह जाएगी।
बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि स्थायी और सशक्त भारतीय अस्मिता या भारतीय राष्ट्रीयता की जो है समालोचना करते हुए अनेक धार्मिक जातियों ने या अलग अलग सांस्कृतिक और भाषाई पहचान रखने वाले विभिन्न सामूहिकताओं के द्वारा जो है अनेक प्रकार के जो है प्रश्न खड़े किए गए, जिससे महान भारतीय अस्मिता समस्या मूलक, न केवल समस्या मूलक बन गई है बल्कि इसके स्थायी और सशक्त होने पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि आज बहु संस्कृतियों जो है बहु सामूहिकताओं के सह अस्तित्व को जो है बहुलतावाद के गुण के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को अनेक विद्वानों ने एक राष्ट्र के रूप में पेश या प्रस्तुत करना, एक राष्ट्र के रूप में देखना एक विनाशकारी परिणाम का द्योतक माना है। उनका यह मानना है कि यदि भारत को हम एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो इस एकता के प्रभुत्व को स्वीकार करने का अर्थ यह है कि बहुल वर्ग के अस्तित्व से इनकार करता। और यहाँ इनका अनेक विद्वानों का यह भी कहना है कि यह विनाशकारी परिणाम एक वर्गीकृत सामाजिक राजनीतिक परिवेश का निर्माण करने वाला होता है और प्रभुत्वशाली जो समुदाय है वह राष्ट्र के एजेंडे का प्रयोग अपने लाभ के लिए करने लगेगा और बाकी समाज की सांस्कृतिक और भाषाई आकांक्षाओं का दमन कर उन्हें संकीर्ण और राष्ट्र विरोधी करार देने का प्रयास करेगा। तो इस तरह देख सकते हैं कि भारत अपनी सभ्यतागत एकता के कारण जहां एक राष्ट्र होने का जो तर्क आज तक जो प्रस्तुत करता आया है, उस तर्क के मूल में हिंदू संस्कृति की एकता को अनेक विद्वान देखते हैं और वे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यदि मान लीजिए कि सभ्यतागत एकता के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की बात होती है तो ऐसे में हिंदू संस्कृति को बल दिया जाएगा और मुसलमानों और ब्रिटिशों के योगदान को अनदेखा करने का खतरा उत्पन्न हो जाने की बात अनेक इतिहासकार उठाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भारतीय राष्ट्र का आधार स्वीकार करने की जो पेशकश करने वाले जो इतिहासकार है, उन इतिहासकारों के द्वारा एक धार्मिक सामूहिकता या एक तरह से कह सकते हैं कि वर्चस्ववादी सामुदायिकता को केंद्र में रखकर अन्य धर्मों को हास्यकृत करने वाले राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत किए जाने का जो मत है वह अनेक इतिहासकार व्यक्त करते हैं और यह भारतीय साहित्य इतिहास लेखन के सामने एक चुनौती बनकर उभर कर आते हैं ये सारे प्रश्न। इतना ही नहीं बल्कि जो है संवैधानिक विस्तारवाद भारतीय मूल के अल्पसंख्यक धर्मों की अस्मिता को अस्वीकार करने वाला रहा है, इस बात का तर्क भी अनेक इतिहासकार देते हैं। बल्कि यहां तक कि हिंदू कोड बिल जो कि जैनियों, बौद्धों और सिखों को अपने में समाहित करने वाला है, अर्थात हिंदुओं के अंतर्गत जैनियों, बौद्धियों और सिखों को स्वीकार करता है, अर्थात सभी को हिंदू मानकर चलता है और इस्लाम और ईसाईयत को विजय और उपनिवेशवाद का उत्पाद स्वीकार करता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ जो भारतीय जो संस्कृति, सभ्यता और साहित्य और समाज जो बहुलता को लिए हुए हैं वो उस बहुलता का खंडन हो जाता है यहाँ पर। और इतना ही नहीं बल्कि हिंदुओं, बौद्धों और सिखों को के वंचित वर्गों को जहां एक और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार कुछ लाभ प्राप्त होते तो वहीं इस्लाम और ईसाईयत के प्रति जो है एक अन्याय होने की बात भी अनेक इतिहासकार भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ये प्रश्न उठाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक बड़े विद्वान रहे हैं जिसका नाम है टी.के. उमेन। टी.के. उमेन ने तो यहां तक कहा है कि उनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीयता का के आधार रूप को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। उमेन का मानना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं और ना हो सकता है बल्कि वह एक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे कई राष्ट्रों का विन्यास है। तो उमेन की यह बात हमें संविधान के उस मूल तत्व की ओर ध्यानाकर्षित करती है जिसमें कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब प्रश्न उठता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स किसके आधार पर है? अर्थात यहाँ वे कहते हैं कि कई राष्ट्रों का विन्यास है क्योंकि भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषी देश है, बहुजातीय, बहुवर्णीय, बहु जो है वर्गीय
तो ये इस बहुलता को लिए हुए जो अर्थात जो भारतीयता का जो विकास होता है, भारतीय राष्ट्रीयता का जो विकास है, वह बहुलता में सन्निहित है। और यही कारण है कि कई राष्ट्रों का विन्यास मानते, वे कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत कई राष्ट्रों का विन्यास है। भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है, इस बात पर वो बल देते हैं। बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में समेकित संस्कृति की बात को अपेक्षाकृत जो परिष्कृत रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। बल्कि ये कहते हैं कि समेकित संस्कृति के सिद्धांत में, कहते हैं समेकित संस्कृति का सिद्धांत है हिंदू धर्म के साथ इस्लाम के मिश्रण पर बल देता है। लेकिन वो यहाँ इसे प्रश्न नहीं उठाते, जहां समेकित संस्कृति का जो सिद्धांत है हिंदू धर्म और इस्लाम के मिश्रण की बात करता है, वहीं आर्य पूर्व और गैर आर्यन लोगों जैसे द्रविड़ों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को वह अनदेखा भी कर देती है। तो ऐसे में यदि भारतीय साहित्य को समेकित साहित्य जो कहा जाए, तो या भारतीय संस्कृति को समेकित संस्कृति कहा जाए, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि समेकित मिश्रण में जहां हिंदू और इस्लाम का तो मिश्रण मिलता है, लेकिन आर्यों और अनार्यों का मिश्रण नहीं है, जहां आर्य पूर्व और आर्यन अनार्य लोगों का, गैर आर्यन लोगों का मिश्रण नहीं है, द्रविड़ों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वहां को अनदेखा करने या उनकी अस्मिता को नकारने का भाव भी एक जो है प्रश्न के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस तरह देख सकते हैं भारतीय राष्ट्र के तले छोटे राष्ट्रों या उपराष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है। यदि भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत छोटे राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो है भारतीय राष्ट्र की जो केंद्रता है या कहते हैं कि सामूहिकता का जो यथार्थ है, वो छोटे राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करने से जो कह सकते हैं कि संप्रभु राज्य की मांग के लिए खतरा उत्पन्न करने का जो प्रश्न है, वो उभरने की बात अनेक विद्वान करते हैं। उनका अनेक विद्वानों का मानना है कि छोटी राष्ट्रीयताओं को यदि स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे में भारतीय राष्ट्र की केंद्रीयता के सामने एक विशिष्ट संप्रभु राज्य की मांग का खतरा उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रश्न भारतीय साहित्य के जो इतिहास से और भारतीय साहित्य की चेतना से पूर्णतः संबद्ध रहा, क्योंकि भारतीय साहित्य बहुलता को लिया हुआ साहित्य। इसीलिए वे कहते हैं, उमेन का कहना है कि जो है भारत एक राष्ट्र न होकर एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। भारत एक अनिवार्य रूप से राजनीतिक विधिक इकाई है, बल्कि इसमें बहुत से राष्ट्र शामिल है। बल्कि वे कहते हैं राष्ट्रीयता एक ठोस सांस्कृतिक अनुभव है। भारत की जो राष्ट्रीयता है, जिस राष्ट्रीयता की बात रामविलास शर्मा कहते हैं, जो बहुभाषीय राष्ट्रीयता को जिस समझने की बात करते हैं, वो राष्ट्रीयता क्या है? वह एक ठोस सांस्कृतिक अनुभव है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता एक स्पर्शी इकाई है और एक ठोस वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक अभिलक्षणों के द्वारा निर्मित हुई है, और जिसमें जो है मातृभूमि और भाषा के रूप में जिन अभिलक्षणों को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय जो साहित्य है, वो भारतीय साहित्य यह विविधता को लिए हुए है, और बहुलता भारतीय साहित्य का, भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय सभ्यता का वह गुण है जिसके आधार पर ही भारतीय जो है विभिन्न जातियों के अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को, उनके सामाजिक गठन को, उनके सांस्कृतिक गठन को, उनकी साहित्यिक रचनाओं को और उनकी अस्मिताओं को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो है बहुभाषीय राष्ट्रीयता के गुण से परिपूर्ण एक भारतीय साहित्य, एक सम्मिश्रित, एक कह सकते हैं कि समेकित जो साहित्य है, एक मिश्रित जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम जो एक रूप दे सकते हैं या उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं, उसका इतिहास लेखन कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय साहित्य की समझ के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसके अध्यापन के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, उसकी आलोचना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारतीयता में समाहित जो बहुलता है, उस बहुलता को स्वीकार करें और ये देखें कि यह बहुलता जो है पृथकता को के आधार पर किस तरह से जो है केंद्रीयता को खंडित करती है, और बहुलता अस्मिता के संघर्ष के लिए तत्पर होती है, और जिसकी तत्परता हम उत्तर आधुनिक में जो साहित्यिक विधाओं में देख सकते हैं, साहित्यिक जो कह सकते हैं धाराओं में या चेतना में देख सकते हैं, चाहे वो नारीवादी धारा हो या दलित साहित्य की धारा हो या कह सकते हैं कि आदिवासी धारा हो
या वृद्धों की धारा हो, या किन्नरों की धारा हो, या बाल साहित्य की धारा हो, या विकलांगों की साहित्य, अर्थात आज जो अस्मिता मूलक जो साहित्यिक धाराओं का जो संघर्ष है, वो वास्तव में भारत की बहुलता को अभिव्यंजित करने वाला साहित्य है। अब बहुलतावादी जो वर्ग है, उन छोटी छोटी अस्मिताओं के अस्तित्व के तो संघर्ष को उजागर करता है, अर्थात इन छोटी छोटी जो है कह सकते हैं कि अस्मिताओं के जो है संघर्ष को अगर मान लीजिए समग्रता में बहुलता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तभी हमारे सामने बहुभाषिक या बहुलता प्रधान एक राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रीय अस्मिता, एक राष्ट्रीय चेतना, या कह सकते हैं कि एक ठोस सांस्कृतिक अनुभव और जो बहुभाषीय राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगी, और वही भारतीयता की पहचान का मूल आधार, गुण और विशेषता रही है। ठीक, चलिए मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ मैं यहाँ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और जैसे कि हमने पहली कक्षा में, पहले जो व्याख्यान में हमने भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को और भारतीय समाज को देखा है, और भारतीय साहित्य को, दूसरे में हमने बहुलता के आधार पर भारतीय समाज को और भारतीय साहित्य को और भारतीय साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भों पर हमने विचार किया है। और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों की दृष्टि से हमने जो बात रखी है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि किसी भी प्रकार की जो आशंका हो तो परिचर्चा के लिए जो खुला आमंत्रण है। और इसके साथ ही मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के जो आचार्य पद्मप्रिया जी के प्रति और आचार्य जो है बाबू जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी जो श्रोता और सभी विद्यार्थी, शोधार्थी जो व्याख्यान सुन रहे थे, उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और परिचर्चा के लिए मंच खुला है, प्रश्न आमंत्रित है। हेलो, हाँ जी, जो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछ सकते हैं, तो बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते सर, मुझे बहुलतावाद क्या है समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि आपने बहुलता का शब्द प्रयोग किया था अपने व्याख्यान में। अर्थात बहुलता एकता का विपरीत जो है वो बहुलता है। ठीक है जी। एकता केवल एक बात, जहाँ एक भाषा है, एक संस्कृति है ना, एक राष्ट्र है, एक प्रादेशिक, तो एकता के आधार पर जो, जैसे आप जानते हैं कि जैसे मैंने राविला जी के कथन के आधार पर आपको कहा, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो साहित्य है वह जो राष्ट्रीय साहित्य है ना, एकता का साहित्य। ठीक, वहाँ बहुभाषिकता नहीं, बहुभाषिकता नहीं है भाई, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुभाषिकता का जो अस्तित्व है वह भारत में है। और भारत में जो अस्तित्व है वह अस्तित्व अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं बहुलता, जहाँ अर्थात भाषा के स्तर पर, धर्मों के स्तर पर, या कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो बहुलताएं हैं, उन बहुलताओं को हम स्वीकार करते हुए चलते हैं और उन बहुलताओं में भी एकता को देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि उत्तर आधुनिक संदर्भों में जहाँ जो हास्याकृत वर्ग आता, उत्तर आधुनिकता का मूल तत्व ही है केंद्रिता को खंडित करना, है ना, जो साहित्य की केंद्रिता को समाप्त करता है और हास्याकृत वर्गों को अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष होने की प्रेरणा देता है। और इसके साथ ही उत्तर आधुनिकता के साथ ही जो अनेक छोटी छोटी जो अस्मिताएं थी, छोटे छोटे जो वर्ग थे, वे अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत हुए और संघर्ष रहकर उन्होंने जो है उस साहित्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया जो केंद्रीय अस्मिता को लेकर चलता था, एक बहुल अस्मिता को। यहाँ एक बात ध्यान रख लीजिए, बहुलता और बहुलतावाद, अर्थात एक ऐसा वर्ग, एक अभिजात वर्ग था जो अपनी अस्मिता को ही साहित्य में अभिव्यंजित करता है और वह उसे समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है। लेकिन जब आज उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में यह देखा गया है कि वह बहुलता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि समाज के एक अभिजात वर्ग का
वह प्रतिनिधित्व करता है, और उस प्रतिनिधित्व के कारण कई वर्ग जो है वह छोटे छोटी जो समुदाय है वो वंचित रह जाते हैं। जैसे इसी कारण जो है नारीवादी दृष्टि से सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। उनका कहना है कि जो इतिहास था वह अभिजात वर्गीय पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता से लिखा गया इतिहास था, अर्थात जिसमें नारियों का कहीं भी कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। नारी चेतना की दृष्टि से वो साहित्य जो है नारी चेतना को सम्मिलित करने वाला नहीं है, इसलिए वह एकल साहित्य था, जो बहुलता का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य था। और आप जानते हैं कि आधुनिक संदर्भ में दलितों ने जो है, आदिवासियों ने, किन्नरों ने, अल्पसंख्यकों ने, विकलांगों ने यह प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, साहित्य में हमारी भागीदारिता कहाँ है। अपनी भागीदारिता के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति जो प्रश्न चिन्ह उठाया है, और अपनी भागीदारिता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि यह साहित्य हमारी भागीदारिता को व्यक्त नहीं करता है, इसलिए यह समाज की कह सकते हैं इसकी समग्रता को लेकर चलने वाला साहित्य नहीं है, बल्कि यह एकल साहित्य है। ठीक, आपको इसे दो रूपों में समझना। एक बहुलता है, अर्थात एक समाज का बहुवर्ग है जो आधिपत्यवादी वर्ग है, ठीक, जो संसाधनों पर अपना अधिकार रख, वर्चस्व रख, अपनी विचारधारा, अपनी दृष्टिकोण, अपनी मानसिकता को ही समाज की मानसिकता, दृष्टिकोण, विचारधारा और के रूप में प्रचालित करता है और छोटी छोटी अस्मिताओं पर उसे थोपता है। ये एक बहुल है, ठीक है। और दूसरा को देख बहुल, ठीक, एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से समाज में कई वर्ग है, सब हर वर्ग की अपनी अस्मिता है, उस हर वर्ग की अपना दृष्टिकोण है, मानसिकता है, विचारधाराएं, आस्थाएं हैं, विश्वास है, सब कुछ है। और उसमें ऐसे में किसी एक वर्ग के द्वारा अपना जो वर्चस्व है दूसरों पर लागू करना, अर्थात छोटी छोटी अस्मिताओं का शोषण करना, वह एक प्रकार से गलत है। ठीक, बहुल वर्ग अर्थात जैसे आप जानते हो कि आज भारतीय समाज में जो है एक अखिल भारतीय स्तर पर जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के कारण जो बहुल वर्ग है, बहुलवादी सांप्रदायिकता, बहुल सांप्रदायिकता, ये अन्य छोटी छोटी सांप्रदायिक शक्तियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए या उनकी अस्मिता को समाप्त करने में सक्रिय दिखाई देती। बात समझ में आई आपके? जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, और कोई प्रश्न? सरस्वती राम प्रकाश साहब जो है क्या कहेंगे, सुपरसोनिक विमान जैसे जाते हैं, तो एक वचन बहुवचन आपने सुना था, बचपन से सुनती आ रही है, एक और बहु, है ना। एक के सामने आ लगाइए अनेक हो जाता है, वही अनेक का प्रतिनिधित्व वहां है। तो बहुत स्पष्ट कर दिया साहब ने आपको। और लोग पूछिए वैसे। हाँ जी, कोई प्रश्न था? भारती कहो। हेलो, हाँ बेटा पूछिए, कोई प्रश्न पूछना है? कोई प्रश्न आया था अभी, बताइए स्क्रीन पर। बाबूजी कोई प्रश्न आया था, देखिए प्रश्न आया। भारतीय साहित्य का आरंभ बीज क्या धर्म विषयों से हुआ मान सकते हैं? पप्पी दास पूछ रहे हैं, क्या धर्म के विषयों से भारतीय साहित्य का आरंभ हुआ, ऐसा मान सकते हैं क्या? उनका सवाल है। नहीं 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 मान सकते, क्योंकि धर्म जो है संस्कृति का एक अंग है, अंग मात्र है। धर्म जो है एक आस्था का विषय है और धर्म को ही प्रधान मानकर भारतीय साहित्य का आरंभ नहीं माना गया, बल्कि संस्कृतियों के वर्चस्व के आधार पर भारतीय साहित्य के आरंभ को देखना ज्यादा उचित होगा। जैसे वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के समानांतर हमारे सामने जो है जो लौकिक संस्कृति आती है ना, जैनाश्रित संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, अतः संस्कृतियों को आधार मानना चाहिए, धर्म को नहीं। रामविलास जी भी इसी बात पर बोल देते हैं। रामविलास जी और डॉक्टर नगेंद्र है, शिशिर दास गुप्त है, राहुल सांस्कृत्यायन है, जितने भारतीय जो है साहित्य के जो अध्येता है, भारतीय साहित्य की अवधारणा व्यक्त करने वाले विद्वान है, उन्होंने सांस्कृतिकता को बल दिया है, क्योंकि सामाजिक विकास से सांस्कृतिक विकास का संबंध है और हमारी सामाजिकता से सांस्कृतिकता का है, और सांस्कृतिकता हमारी जातीयता को, हमारी जातीय पहचान को निर्मित करती है। और भारतीय साहित्य भारतीय जातीय अस्मिता का साहित्य है, इसलिए सांस्कृतिकता को बल देना चाहिए, धर्म को नहीं। ठीक है बेटा?
जी सर। और कुछ कोई उप प्रश्न है आपका इस पर? समझ गए बप्पी? जी सर। तो चिंता ना करो सर, बहुत तेजी से बोलते हैं, ठीक है, आराम से समझा देंगे, सवाल कर सकते हैं। और कोई जिज्ञासा? और बेटा किसी को कोई प्रश्न? प्रथम वर्ष के छात्र कोई सवाल नहीं कर रहे हैं? पूछिए कोई सवाल। हम लोग अध्यापक है आपके, आराम से बातचीत कर सकते हैं आप। जैसे जय बाबूजी है उसी तरह हम भी है आपके लिए। आपको पता होगा आज से पिछले जयशंकर बाबूजी हम 25 वर्षों से साथ हैं, 96 से। और पद्म प्रिया जी और मैं लगभग 30 वर्षों से, 1990 से 90 से पद्म प्रिया जी साथ में विद्यार्थी जीवन से, और जयशंकर बाबू जी हमारे अध्यापकीय जीवन के आरंभ से 96 से मैसूर से। तो हम लोग लंबा समय हम लोग साथ रहे हैं। हम लोग कई विषयों पर बातचीत, चर्चा, परिचर्चा करते हैं। इसलिए हम आपको जो है बाबूजी से या जो है पद्म प्रिया जी से अलग नहीं है, प्रश्न कर सकते हैं। जैसे बाबूजी ने पिछली बार ही कहा है, राम प्रकाश जी हमारे अपने ही है। प्रयास में उन्होंने कहा घर की मुर्गी। क्योंकि हम लोग अलग, हम लोगों में इतनी आत्मीयता, हम लोग एक दूसरे को कभी अलग समझते ही नहीं है। और बेटा किसी को कोई प्रश्न? बाबूजी ने एक बात की ओर इंगित करवाया, मैं ये बात जानता हूँ और मुझे मैं कई बार अनुभव भी हुआ। और ये क्या कह सकते हैं कि हमारे अध्यापकीय जीवन का एक दोष भी मान सकते हैं कि निरंतर बात करते करते, विषय पर बात करते करते अपने आप वो गति बढ़ जाती है, तेजी इतनी बढ़ जाती है, वो अर्थात एक प्रवाह जो है वो एक गतिमान हो जाता है। उसको हम लोग जितना भी रोक रोक करके फिर भी वो एक प्रवाह अर्थात बातचीत करने में एक बड़ी तेजी से चलता रहता है। अब इस पर हम लोग अंकुश लगाना मतलब बहुत मुश्किल है हम लोग, क्योंकि कई बार जब पढ़ते तो निरंतर में बात करते चलता रहता है वो। और जैसे बाबूजी ने कहा बहुत तेजी से बोलते हैं सर, और मैं समझता हूँ पिछले लगभग 4-5 वर्षों में मैंने अपनी इस गति पर बहुत कुछ नियंत्रित करने का प्रयास किया है। चलिए, लगता है हमारे बच्चे संतुष्ट हो गए। हाँ। तो कोई संदेह नहीं है तो पूरा का पूरा समझ गए, या बिल्कुल एक शब्द भी नहीं कर पकड़ पाए? दोनों ही अंदाज आते हैं। लेकिन सवाल तो पूछ लिया ना, 2 सवाल सामने आए, सरस्वती और बप्पी। शायद हमारे पहले वर्ष के विद्यार्थी थोड़ा उनमें हिचक है लग रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पूछिए, कोई आपको दिमाग में कुछ आ रहे हैं तो, या आपके यहाँ का जो साहित्य को लेकर राम प्रकाश जी ने जो भी स्पर्श किया अपने व्याख्यान में, उस बात पे कुछ जोड़ना चाहते हैं तब भी बोल सकते हैं। आप जैसे कुछ साहित्यों का उदाहरण, जैसे बंगला साहित्य का हो, तमिल साहित्य का, तेलुगु साहित्य का, कन्नड़ साहित्य का, इन्होंने जो भी जिक्र किया, आप मलयालम साहित्य का उसमें उदाहरण लाइए या उड़िया साहित्य का उदाहरण लाइए, कुछ जोड़कर बोलिए। प्रार्थना, ईश्वरन, प्रज्ञा नायक, रिनू, विनीता, फर्स्ट ईयर के इतने ही बच्चे हैं अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, मैं मानता हूं कि कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो राम प्रकाश जी का परसों का व्याख्यान कारणवश मैं सुन नहीं पाया, उस दिन प्रशासनिक बैठक थी, और आज मैं लगातार शुरू से ही सुनता रहा, और निश्चय ही भारतीय साहित्य के तमाम आयामों पर
उन्होंने आपको इस ढंग से समझा दिया कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी न केवल हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में, हमारी अपनी मातृभाषाएं कई सारे हैं और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आपको और हिंदी साहित्य से तुलना करते हुए भारतीय साहित्य को समझाना जो है निश्चय ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने आपको समझाया, तो समझना भी आपके लिए आसान हो गया था। और आमतौर पर बात यह है कि जब आप अपनी भाषा तो है सही, लेकिन उसमें आप अपने अध्ययन विषय के रूप में उसको ना चुनकर हिंदी को चुनकर जब आ गए, तो उसका आम तौर पे विस्मरण करते हैं। कई सारे विद्यार्थियों के साथ ये होता है। हम लोग कभी ऐसे ही सवाल जवाब करते हैं बच्चों से, तो ये होता है कि वो अपनी अपनी मातृभाषा के साहित्य को बिल्कुल नहीं जानते। और आप उच्च शिक्षा के स्तर पर कहीं भी किसी साक्षात्कार के लिए जाइए, किसी भी नौकरी के लिए जाइए, भले ही वो शिक्षण संबंधी नौकरी क्यों ना हो या कोई और नौकरी भी हो, तो उसमें निश्चय ही आपसे जरूर ये आपकी स्थानीयता से संबंधी, आपकी मातृभाषा से संबंधी, आपके घर से संबंधी, आपके परिवार से संबंधी कई सारे सवाल आते हैं। मतलब हमारी अपनी जो संस्कृति है उस पर निश्चय ही कई सारे सवाल आएंगे। तो भारतीय संस्कृति के व्यापक पटल को राम प्रकाश जी ने अपने व्याख्यान में, तो जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म में मोक्ष दिलवा दिया आपको तो बहुत कम समय में इतने बड़े व्यापक दृश्य को सामने लाना और उस पर आपकी चेतना को बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। तो वे अपनी गति के साथ जो है पूरे मुद्दों को उन्होंने स्पर्श किया और विशेषकर ये आलोचना के विशेषज्ञ हैं और रामविलास शर्मा जी के प्रखर क्या कहूँ भक्त है मान लीजिए। तो इसलिए आपको हर पल रामविलास शर्मा जी आ जाते हैं और उनके विचार भी आ जाते हैं। ये अच्छा है कि रामविलास शर्मा के बहाने और अन्य आलोचकों के बहाने फिर हमारी संस्कृति को और भारतीय साहित्य को और उसके विभिन्न आयामों को आपको विस्तार से उन्होंने समझाया। और जैसे मैंने कहा, हमारी जो आत्मीयता है और स्नेह है, तो इसकी वजह से जब भी हम बुलाएं आपके साथ मुखातिब होने और आपसे विचार विमर्श करने के लिए प्रोफेसर राम प्रकाश जी सहर्ष तैयार हो जाते हैं। और पिछले बुधवार और आज दोनों व्याख्यानों से मैं मानता हूं कि दूसरे वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में जो भारतीय साहित्य का प्रपत्र है, तो उसमें अवधारणात्मक बातें और सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है निश्चय ही इसमें आपको काफी प्रेरणा, स्फूर्ति और ऊर्जा मिल गई होगी। और जब भी आपको इसमें कुछ भी आपको डाउट है, आप हमें पूछ सकते हैं। जब हम तो 24 घंटे आपको मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, राम प्रकाश जी भी आपको मिल जाएंगे। तो आप कॉल करेंगे या पूछेंगे या हमारे माध्यम से भी उनको पूछेंगे और उनका नंबर भी हम आपको दे देंगे, पूछ सकते हैं। और मैं राम प्रकाश जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ, क्योंकि धन्यवाद जैसे शब्द जो है हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं। तो मेरी पूरी श्रद्धा है, पूरी आत्मीयता है उनके प्रति, और बुलाते ही वे आकर आपसे इतने सारे विचारों को उन्होंने बांटा। और विद्यार्थियों को चाहिए कि उनकी चेतना का प्रकाश उसी में स्पष्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासाएं प्रकट करें, कि आप सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे मैं ही लिखने वाला था, वहाँ पे मैं लिखना नहीं चाहा, जैसे जाति शब्द आया, ठीक है, जाति शब्द है कि क्या आप जाति को मानते हैं, फिर सवाल उठ सकता था। तो सीधा आप कह सकते थे कि जब भारतीय संस्कृति हम कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में जाति का क्या मायना है, तो जाति का दायरा तो कल परसों हमने बना लिया। क्या हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में ऐसे जाति भेदभाव और समता विहीन जो भावनाएं हैं क्या रही हैं? तो ये सवाल आपका उठ सकता था, इस पे जमकर बोल सकते थे राम प्रकाश जी, वही तो बोल रहे थे, लेकिन आपने सवाल नहीं किया। ऐसे कई सारी जिज्ञासाएं प्रकट की जा सकती है।
तो मैं राम प्रकाश जी के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ नतमस्तक हूँ। और आप सबने पूरे साहस के साथ 2 घंटे बैठकर आपने सुना। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन की कमी जो बार बार हम महसूस करते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा, आपने जो कुछ सुना उसको अभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन में उगल दीजिए, विशेषकर आपके अपने ग्रुप में, ताकि फिर उसमें चर्चा शुरू हो जाएगी। उस चर्चा के मंथन में मान लीजिए कोई समस्या फिर उत्पन्न हो गई, तो फिर उसको सामने लाइए, फिर कक्षा में चर्चा कीजिए। उसी से जो है आपका ज्ञान का विकास होता है। मूलतः ये जो 1-2 घंटे के व्याख्यान से आपका पूरा सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। इसमें हम लोग मुश्किल से कहीं आधा हम कवर करते हैं, आधा आप लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य का जो पठन है वो महत्वपूर्ण है। जो दृष्टियां आपको दी गई है इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से, उन दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए फिर आप भारतीय साहित्य को पढ़िए। तो विविध भाषाओं में विविध जो भी विधाओं में जो साहित्य है, आपकी रुचि की जो भी विधा है, मान लीजिए एक ही विधा हो, मान लीजिए कविता को ही आप पसंद करेंगे, कविता को ही लीजिए। 2-3 भाषाओं की कविताओं को पढ़िए, अपनी मातृभाषा की कविता, हिंदी की कविता, अंग्रेजी की कविता और अन्य भारतीय भाषाओं की कविता अनुवाद के माध्यम से हो, या वैसे समझ सकते हैं आप, कोशिश करेंगे तो मैं तो आजकल YouTube में जब भी सुनता हूँ, जिस किसी भाषा को ऑन करके सुनता हूँ, वो मेरी अपनी भाषा लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगती कि वो कोई और अजनबी भाषा है। तो सारी भारतीय भाषाएं मेरी अपनी आत्मा लगती हैं। तो हिंदी वालों को वैसा लगना भी चाहिए और समझना भी बहुत आसान है, क्योंकि संस्कृत मूलक हमारे समाज में और दक्षिण में जो द्रविड़ भाषाएं हैं उसमें भी हजारों लाखों शब्द जो है संस्कृत तत्सम भी है, तद्भव भी है, और कहीं ना कहीं उसी मूल से उत्पन्न शब्द हैं और उसी से उत्पन्न भावनाएं भी हैं। तो इन पर काफी अच्छा प्रकाश डाला राम प्रकाश जी ने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे। तो पद्म प्रिया जी कारणवश हमारे साथ नहीं रह पाई, क्योंकि वो कहीं किसी कैब में जा रही है, तो वहां पे नेटवर्क ना हो सकता है, इसलिए उनका कटा हुआ है कनेक्शन। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल 2:30 बजे। प्रोफेसर इवा जी का जो व्याख्यान है उसमें आप पधारेंगे। उसका लिंक जो है ऑलरेडी आपके पास है और यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी है, और आपको जो सूचना गई थी उसमें भी है, चाहे तो फिर से उसको मैं डाल दूंगा। तो आप सब समय पर कल 2:20 पे ही जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इवा जी निश्चित रूप से 2:30 बजे अपनी क्लास शुरू कर देती है, वो भी आपसे 10 मिनट पहले ही आ जाती हैं। तो पुनः मिलेंगे। और ये पूरी व्यवस्था करने के लिए हमारे साथ कंप्यूटर सेंटर के रासन बालसुब्रमण्यम जी हैं, और कंप्यूटर सेंटर के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने इसको रिकॉर्डिंग के लिए सुविधा दी है, और निश्चित रूप से हिंदी विभाग की संध्या जी हमेशा लगी रहती है हमारे साथ हर काम में, और इसके नोटिस से लेकर और फिर इसका लिंक बनाना, फिर सब भेजना उन्होंने किया। और इसमें मात्र सुनने का काम छात्रों का रह गया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जब अवसर मिलते हैं निश्चय ही आप लोग बने रहें और सुनते रहें, जिससे आपकी जिज्ञासाओं की संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि जब आप अकेले में आजकल पढ़ते हैं और चर्चा करने के लिए आपके साथ दूसरे मित्र भी नहीं है, जब तक कैंपस नहीं खुलेगा आपकी चर्चाएं बहुत सीमित रहेंगी। तो ऐसे जब मौके मिलते हैं उसको छोड़ना नहीं है। सबको धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।